अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ साबिर शाकिर हैं। लाहौर से मुझे ज्वाइन किया आरिफ हमीद भट्टी साहब ने। और अब सबसे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। सानेहा कोयटा पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की तहलका खेज रिपोर्ट। नवाज हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठ गए। क्या चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस असल मसले से तवज्जो हटाने की कोशिश थी? करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, खात्मे के लिए अदलिया किरदार अदा करेगी, नए आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस साकिब निसार ने कह दिया। नवाज शरीफ के साथियों की अजीब मंतक। महमूद खान अचकजई कहते हैं अफगान महाजरीन को पाकिस्तान की शहरियत दी जाए, नया सूबा अफगानिया भी बना होते देख रहा हूं। नवाज शरीफ के साथी किसकी बोली बोल रहे हैं? नाजरीन, थोड़ा सिस्टम में ख़राबी की वजह से हेडलाइंस आप प्रॉपर नहीं सुन पाए, लेकिन आज के टॉपिक्स के हवाले से मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल जो जस्टिस फाइज ईसा की रिपोर्ट है उस पर हम बात करेंगे कि ये जो सब कुछ हुआ, जो चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या ये कहीं असल जो इशू है जो एक्सपोज हुई है नवाज़ हुकूमत की कारकर्दगी जिससे, उससे कोई तवज्जो हटाने की कोशिश तो नहीं है। इसके अलावा जो नए आईजी सिंध में एडिशनल जिनको चार्ज दिया गया है वो मामला क्या है। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में मैं एक जो तासुर दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, जब जैसे ही नए आर्मी चीफ़ का तकर्रर हुआ और फिर जिसके बाद ऐलान हुआ कि नए चीफ जस्टिस साकिब निसार भी 1 जनवरी से अपने काम शुरू कर देंगे, तो एक मुस्लिम लीगी नून के जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से ये एक तासुर आ रहा है कि जैसे फ़ौज भी उनके पास है और अदलिया भी उनके साथ है, क्योंकि तलाल चौधरी साहब बार बार ये कहते थे कि दिसंबर के बाद सबको ठंड पड़ जाएगी, सबको ठंड पड़ जाएगी। किस तरीके से ये मलायन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनाब जस्टिस साकिब निसार सोचते क्या हैं, उनकी सोच क्या है। उन्होंने जो पहले अपना जो खिताब था उसमें जो रेफरेंस था, फुल कोर्ट रेफरेंस जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली के एजाज़ में, उनमें उन्होंने ये कह दिया कि जो अदलिया है वो करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेगी और फैसले मेरिट पर किए जाएंगे। उनकी शख्सियत कैसी है, मैं जनाब आरिफ हमीद भट्टी और साबिर शाकिर से जानने से पहले मैं उनके एक पुराने साथी जो वकील हैं उनसे मैं बात करता हूं और आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि उनकी शख्सियत कैसी है। मुनीर अहमद खान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक और वो साबिक मुशीर भी रहे। वो एक पेशकश लेके गए थे जनाब जस्टिस साकिब निसार के पास जब वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। मुनीर खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुनीर साहब, आप गए थे जस्टिस साकिब निसार के पास एक पेशकश लेके, कुछ हमें आप बताएंगे कि वो क्या पेशकश थी? जी, मैं जब पीपल्स पार्टी में था तो मुझे हुकूमत ने मियां साकिब निसार साहब के पास भेजा। वो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे। उनसे ये कहा गया और मुझे हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि मैं उनको पेशकश करूं कि हम उनको ख्वाजा शरीफ की जगह पे चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं, वो बराए मेहरबानी इस ओहदा को कबूल कर दें। मैं उनके पास गया, मेरे उनके साथ बड़े पुराने मुलासम थे, मोहब्बत थी उनसे। तो मैंने उनसे जाकर ये पैगाम दिया तो मुझे उन्होंने कहा कि मुनीर, बात यह है कि मैं असूलों का आदमी हूँ, आइन के मुताबिक चलता हूँ, कानून की अमलदारी चाहता हूँ। जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फैसला होगा मैं उस पर अमल करूँगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बड़ी इज्जत का ओहदा है, मैं इसके लिए बेइज्जत नहीं होना चाहता। मैं इसके लिए असूल कुर्बान करके चीफ जस्टिस का ओहदा नहीं लूंगा। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे इस सिस्टम में खराबी हो। आइन से हटकर मैं कुछ नहीं करूंगा। कोई मुझसे ये तवक्को ना करे कि मैं गलत काम करूंगा इज्जत बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर अहमद खान, आपका बहुत शुक्रिया। ये मैंने गुफ्तगू इसलिए की आपकी तरफ पहले कि थोड़ा सा जो लोग उनके साथ काम करते रहे हैं उनकी शख्सियत को जानते हैं, थोड़ा सा ये जो एक अंदाज़ा हो जाए कि वो किस तरीके से काम करते रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने इतनी बड़ी पेशकश को ठुकराया। तो फिर ये जो नून लीगी उनके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, ये क्या वो जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। वो हमारे पास है खुर्शीद शाह साहब का शॉट और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कुछ कहा था। जी प्रोड्यूसर साहब, वो अगर आप शॉर्ट वो निकलवा लें जिसमें वो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि डोगर साहब का नाम लें।
तो जहाँ तक ताल्लुक है जी जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब का, तो 2000 तकरीबन साल 2000 से मैं सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और जुडिशरी के मामलात और जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उससे वाकिफ़ हूँ। तो जब मियाँ साकिब निसार साहब जज थे, सीनियर मोस्ट जज थे पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के, तो ख्वाजा शरीफ साहब चीफ जस्टिस थे। तो ख्वाजा शरीफ साहब को अगर सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता तो जस्टिस साकिब निसार साहब ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बन जाना था, जो कि इफ्तिखार चौधरी साहब को किसी भी सूरत में कबूल नहीं थे। इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में जुडिशल डिक्टेटरशिप थी। ये कहा जाता है ना कि बहुत अदलिया आज़ाद थी, खुद मुख्तार थी, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक से ज़्यादा मिसालों में दे के मेरे अपने नॉलेज में जो जज साहिबान रिटायर्ड हो चुके हैं उनके साथ मुलाकातें, वो मैं ज़ाती तौर पे बता रहा हूँ कि जुडिशल डिक्टेटरशिप की बदतरीन मिसाल जो थी वह इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में थी। लाहौर ख्वाजा शरीफ साहब को वो किसी भी सूरत में वहाँ से नहीं हटाना चाहते थे, क्योंकि ख्वाजा शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज़, आपको पता है शरीफ बिरादरान से उनके कितने क्लोज, तो उनके पीछे वो भी थे कि मियाँ साकिब निसार साहब किसी भी तरीके से चीफ जस्टिस न बने। लिहाजा उन्होंने इधर बुला लिया। जब पीपल्स पार्टी को पता चला तो पीपल्स पार्टी ने भी अपना कार्ड साथ ही खेल दिया। तो साकिब निसार साहब ने उस वक्त ये कहा था कि जनाब मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जुडिशरी ने मुझे वहाँ बुलाया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब को मैं फॉलो करूंगा, क्योंकि वो मेरी जुडिशल जज हैं और हमारे जज हैं वो। हाँ, बिल्कुल। लिहाजा ये जो मुनीर साहब ने बात की, ये 100% सही है। तो उन्होंने उस वक्त वो सारी साजिश का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जज वो खुद कह रहे हैं बड़ा होता है, लेकिन वो उसके लिए कानून और जो ज़ाब्ते हैं उसको नहीं तोड़ेंगे, इनकार कर दिया। फिर दरमियान में जब नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया कायम मुकाम चीफ जस्टिस का कि और उनको कहा गया कि आप ओथ लें, गवर्नर साहब को भी, गवर्नर पंजाब को भी कहा गया कि ओथ लें, उस वक्त बजाय इसके कि कोई बहुत बड़ी गलतफहमी होती, आईनी बहरान होता, उस वक्त भी साकिब निसार साहब ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को फोन किया कि ये सारी अफवाहें हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट आ रहा हूं। मैं आपने जो नोटिफिकेशन किया उसके मुताबिक मैं सुप्रीम कोर्ट आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट। भट्टी साहब, आपने भी ये सुनी गुफ्तगू, आप तो लाहौर में हैं, लाहौर हाई कोर्ट का ही ये सारा वाकया है, तो ये तो जो गुफ्तगू सामने आई है, जिस तरीके से हकायक बयान किए जा रहे हैं, तो ये मुस्लिम लीगी क्यों इस तरह का तासुर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि साकिब निसार तो माजी में ये साबित कर चुके हैं कि वो किसी ओहदे के लिए जो कानून ज़ाब्ते की बात है उससे पीछे नहीं हटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, ये जो धमाल चौधरी टाइप लोग हैं ना, इनका वो हिसाब है कि पराई जंजे अहमक नचे। इनकी बातों को जरा गौर ना किया करे। अभी आर्मी स्टाफ आए नहीं थे तो एक साजिद मीर साहब की कोई वीडियो आ गई, अभी ये मोहतरम साकिब निसार साहब तशरीफ नहीं लाए तो इनके बारे में भी इन्होंने कुछ गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। ये मैं भट्टी साहब मैं आपको वो शॉर्ट सुनवा दूं, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं वो मिल गया, जो जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने खुर्शीद शाह साहब को टोका था और कहा था कि आप डोगर का नाम लें। शाकिब डोगर का नाम भी तो ले, शाकिब डोगर का नाम भी तो ले, शाकिब डोगर का नाम भी तो ले। किस किस का नाम दिलवाओ, किस किस का नाम दोगे? जी शाह साहब एड्रेस द चेयर। इसका मतलब मेरी बात में फिर वजन आ गया। जो मेरे भाई ने अभी कहा, ख्वाजा साहब थैंक यू। जी भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, एक छोटा सा हमें वक्फा लेना है, फिर इसी पे बात शुरू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे नए आने वाले चीफ जस्टिस साकिब निसार की इंटेग्रिटी के हवाले से। मुस्लिम लीगी अकाबरीन ये गुफ्तगू कर रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड और ये तासुर दे रहे हैं कि अब अदलिया भी हमारे पास होगी। एक तरह से एक इल्ज़ाम तराशी है चीफ जस्टिस, आने वाले चीफ जस्टिस साकिब निसार के बारे में। हमने वो आपको शॉर्ट भी सुनवाया कि किस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने गुफ्तगू की थी और फिर खुर्शीद शाह साहब ने उनको रिस्पॉन्स दिया। भट्टी साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले बात कुछ कर रहे थे। अच्छा सब जैसे साबर साहब ने इसको डिटेल बताया, इस इशू को मैं भी बहुत करीब से देखा है।
मैं ये तो नहीं कहता इतने इतने बड़े लोग मेरे जानने वाले हैं, मैं साकिब निसार साहब को 17 सालों से जानता हूँ। उसमें एक पार्टी ना तकरीबन टेस्ट मैच खेलना चाह रही थी और एक 2020 खेलना चाह रही थी जब ये साकिब निसार साहब सुप्रीम कोर्ट में गए थे, लेकिन इन्होंने अपने ज़ाती दोस्तों से मशवरा किया और इन्होंने कहा मैं किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं हूँ, मैंने आइन और कानून को फॉलो करना है, जज खबरों में नहीं होते, जजों की खबरें नहीं बनती, और वो फैसला करके ऊपर चले गए। क्योंकि ख्वाजा शरीफ साहब जरा बिल्कुल जेन्युइन आदमी थे, बड़े अच्छे जज थे, मुस्लिम लीग नून के काउंसलर भी रहे थे बलालगंज के हल्के से, बाकायदा उन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट लगाकर नवाज शरीफ के नाम पर इलेक्शन लड़ा था, तो लिहाजा उनकी कुछ और मजबूरियां थी। मैं आपको एक बात करने लगा, ये जो फैसला पनामा लीग का है, मौजूदा जो आए हैं नए जैसे साकिब निसार साहब की मौजूदगी में होगा, और ख्याल ये किया जा रहा है ये बेंच में नहीं बैठेंगे, और इन्होंने मैसेज दे दिया है अपने एक पुराने दोस्त को जो उनके पास गए, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में आइन और कानून की बालादस्ती होगी, आइन के मुताबिक तशरीह होगी, उन्हें किसी सियासी जमात से कोई वास्ता नहीं, उन्होंने कानून की हुक्मरानी है। सभी साहब गुजारिश है कोई जज साहब हो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़ा उहदा कोई नहीं है। अब उस वक्त उधर जाके लोगों को अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी इज्जत आने वाले वक्त का ख्याल होता है, और मेरा ख्याल है जो मुस्लिम लीग नून उनके नाम को कंट्रोवर्सी की तरफ ले जा रही है, उनके फैसले साबित करेंगे कि अदलिया आज़ाद है, वो किसी ताकतवर को माफ़ी नहीं देगी और किसी कमज़ोर के साथ ज्यादती नहीं करेगी। मैं इनके कुछ और वाक़यात जो नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो इस वक्त नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं, लोग कहेंगे खुशामद करने लग पड़े। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं साहब? क्योंकि मैं वो जस्टिस फाइज ईसा की तरफ जाना चाहता हूं। ख्वाजा आसिफ ने जो पीछे से जुमला कसा था ना जस्टिस डोगर साहब का, अब ये पॉलिटिशियन जो है ना, खा वो पीपल्स पार्टी के या मुस्लिम लीग नवाज के, ये मिलाइन करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब से बंदा पूछे कि जस्टिस डोगर साहब को जो उन्होंने भेजा था पैगाम वज़ीर आला पंजाब ने कि जनाब आप हमें डिस्क्वालीफाई ना करें तो हम आपको रिटायरमेंट के बाद भी कहीं किसी अच्छी जगह पे एडजस्ट भी करेंगे और आपकी मुखालफत भी छोड़ देंगे। ये साबर ये नून लीग क्या मोरालिटी की बात करते हैं। इन्होंने परवेज मुशर्रफ से हल्फ उठाया जिसके खिलाफ इन्होंने गद्दारी का मुकदमा चलाने की बात की है। 1 महीना वजीर बने रहे हैं, उससे हल्फ उठाया इन्होंने वजारत की खातिर। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि किस मुंह से ये बात करते हैं। साहब भी उसमें शामिल थे। ये परवेज मुशर्रफ से ओथ लिया इन्होंने, अब जो बातें करते हैं अब ये उनको कहते हैं कि उनसे बड़ा कोई। तो जस्टिस डोगर साहब के साथ भी ये करते रहे। उस वक्त ये इफ्तिखार चौधरी साहब को छोड़ने के लिए तैयार थे पसे पर्दा के हमें डिस्क्वालीफाई ना करें, और वो जो गवर्नर राज, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि जस्टिस साकिब निसार साहब का पिछले 3 सालों में सिर्फ एक ही फैसला आया है जिसने वफाकी हुकूमत को, वज़ीर आज़म को हिला के रख दिया। शरीफ हुकूमत को बाकायदा तौर पर हिलाया है कि शरीफ हुकूमत, वज़ीर आज़म अकेले कुछ अथॉरिटी ही नहीं है, काबीना अथॉरिटी है। फेडरल गवर्नमेंट मीन काबीना, बहुत बड़ा फैसला है। तो वो बहुत बड़ा फैसला है जिसने उनके इख्तियारात को कट लगाया। तो ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज दोनों मिलके खेल रहे थे उस दिन, खुर्शीद शाह साहब भी और ख्वाजा आसिफ साहब भी। क्या मैं ये कहूंगा तो आपने ये कहना, मैं ये कहूँ तो आपने कहना, क्योंकि दोनों के दामन बहुत साफ हैं, बहुत ज्यादा साफ हैं, इसलिए वो ये बात कर रहे थे। अब हम चलते हैं जस्टिस फाइज ईसा की रिपोर्ट पर, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन्होंने बलूचिस्तान में कोयटा में होने वाले जो वाक़या था उसकी तहकीकात की और अपनी रिपोर्ट दी। 110 पेजेस की रिपोर्ट। जो सबसे अहम बात थी उस रिपोर्ट में वो ये थी कि हुकूमत कामी, क्योंकि वजारत दाखिला हुकूमत का हिस्सा है, ये सारी जो रिपोर्ट है कोई चौधरी निसार साहब के खिलाफ नहीं थी, वजारत दाखिला के खिलाफ थी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ थी। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने जो सारी गुफ्तगू की वो एक डाइवर्जन थी। बहुत सारे जो उनके इस वक्त लाइक माइंडेड एंकर्स हैं वो इसको कंटेम्प्ट का इशू बना रहे हैं कि क्या ये कंटेम्प्ट थी या नहीं। अगर कंटेम्प्ट होगी तो कोर्ट इसका नोटिस ले लेगी, लेकिन मीडिया में असल जो इशू है उससे डाइवर्जन करने की कोशिश की जा रही है, जो कि उस रिपोर्ट में जो बिटवीन द लाइंस और खुल के ये बात कही गई कि जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर अमल दरामद शायद इसलिए नहीं हो रहा था कि इनके रवाबत थे, इनकी गुफ्तगू थी। अब मैं इस गुफ्तगू करने से पहले कुछ आपको, अगर साबिर साहब मुझे इजाजत दें, तो एक रहमत शाह अफरीदी फ्रंटियर पोस्ट के एडिटर हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब एक्सेस था उसामा बिन लादेन के बारे में, वो उन्होंने गुफ्तगू की थी। आइए आपको वो उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं। तो वहाँ मियाँ साहब थे और मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, ख्वाजा खालिद थे जिनको वजीरिस्तान में जो हो गया हुआ, ये ख्वाजा खालिद साहब थे, और खालिद ख्वाजा, और एक और साहब थे और मियाँ साहब थे। तो वहाँ पे मियाँ साहब ने जिस तरीके से उनको राम किया था, मुझे अभी तक याद है, उनके एक्शन भी मुझे याद है कि जिस तरीके से बिल्कुल ही मतलब कुछ करने
जो भी था उसके लिए वो तैयार थे। उनके पाँव पे यहाँ पे हाथ लगाया था, पाँव पे यहाँ पे हाथ लगाया था। और असामा नाराज हो गए थे जब मुझे ये आवाज आई कि आई लव आल्सो जहाद, आई लव आल्सो जहाद, आई लव आल्सो जहाद, नवाज शरीफ ने कहा। क्योंकि उनकी अंग्रेजी मेरी तरह है तो उस पर असामा बहुत सख्त नाराज हो गए। अच्छा, तो फिर ये इन्होंने कहा कि अब सिर्फ साढ़े माई बाप हो। ये मुझे ये लफ्ज अभी तक याद है। यानी ये कहा असामा बिन लादन को नवाज शरीफ साहब ने, उनको पाँव को हाथ लगा के तुसी साडे माई बाप हो। बात यहीं पे, पहले इस पे अगर आप बात करना चाहें तो मेरे पास एक और बाद में जो बीबीसी के रिपोर्टर हैं बेनेट जे ओवंस, उन्होंने भी एक बुक रिव्यू लिखा जिसमें यह बताया गया, एक किताब में ये इंकशाफ हुआ कि जो कंपाउंड था उसामा बिन लादन का मुबैना एबटाबाद में, उससे जो डॉक्यूमेंट मिले उसमें एक शहबाज शरीफ साहब का खत था उसामा बिन लादन के नाम, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आप पंजाब में कुछ ना करें, हमें ये आप गारंटी दे दें तो हम आपके जो हुकूमत से मामलात हैं वो सारे ठीक कराने के लिए हम कोशिश करेंगे, आपको हर मुमकिन सपोर्ट भी देंगे, लेकिन पंजाब में आप हमला ना करें। यानी उनके साथ वो इन टच थे। और अभी ये जो सारा वाकया जो कोयटा का जिसके हवाले से हुआ, जिसमें फिर वो जो जंग से जो सीट जीती, वो जो साहब थे वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ शामिल हो गए जो नवाज शरीफ साहब के इत्तेहादी हैं। तो ये जो सारी गुफ्तगू है, ये जो मैंने आपको सुनाया, जस्टिस फायज ईसा ने एक्चुअली अपनी रिपोर्ट में इस नेक्सस को बेनकाब किया कि नेशनल एक्शन प्लान इसलिए अमल दरामद नहीं हो रहा कि वजारत दाखिला यानी हुकूमत पाकिस्तान तो इन तमाम लोगों से इन टच है। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब भी मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। कुछ मेरा ख्याल है कि 3-4 साल के बाद, 4 साल बाद आई थिंक जस्टिस काजी फायज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। तो ये अभी से परेशान होना चाहिए। इससे पहले जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने मेमो गेट स्कैंडल का भी इन्वेस्टिगेट किया था, कमीशन बना था 3 मेंबर्स, तो उसमें भी इन्होंने इंक्वायरी की थी। वो रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करवा दी इफ्तिखार चौधरी साहब के यहाँ, क्योंकि वो कर रहे थे। वो इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसके बाद जनरल कियानी साहब के साथ मिलके, वो क्योंकि मुकमुका हो गया था बाहर ही, लिहाजा वो रिपोर्ट तलोर के बारे में भी जो इख्तलाफी नोट दिया, तलोर के शिकार के बारे में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये कैसा मुल्क है कि आपकी खारजा पॉलिसी एक ऐसी स्पीसी के शिकार से आपने जोड़ दी है जिसकी यहाँ पर अब वो ख़त्म हो रही है, वैसे ही वो नापैद हो रही है। तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने वो रिपोर्ट भी मुकम्मल करके दी थी, जो कि इफ्तिखार चौधरी साहब चले भी गए लेकिन उन्होंने अपने दराज से नहीं निकलने दी थी। आजकल पता नहीं वो किधर है। तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने, मुझे पता है कि वहाँ पे सबको कमीशन जैसे समन करता है, नोटिस भेजे, सबको बुलाया, और जब वजारत दाखिला के ऑफिसर और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और मुख्तलिफ महकमों के लोग जब जस्टिस काजी फायज ईसा कमीशन के सामने पेश होके अपने बता रहे थे, और जस्टिस काजी फायज ईसा उस वक्त भी ये कह रहे थे कि देखें आप जो कुछ हमें बता रहे हैं, अगर मैं यही रिपोर्ट में लिख दूं तो सत्यानाश हो जाएगा और जग हंसाई होगी। आप जाएं वापस, जाके अपडेट लेके आएँ, पूरी बात बताएं और कमीशन को एतमाद मिलें, कमीशन से शेयर करें चीज़ें, क्योंकि ये कमीशन बनाए कोई इस्लाह हो सके। लेकिन किसी भी महकमे ने उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया, बल्कि चीज़ों को छुपाते रहे। ए ने बी पे डाल दिया, बी ने सी पे डाल दिया, इस तरह वो पिंग पोंग खेलते रहे हैं। लिहाजा जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जो रिपोर्ट है उसमें ख़ास तौर पे मीडिया का रोल भी उन्होंने डिस्कस किया, और उसमें जंग अखबार की एक ख़बर का हवाला दिया है जो कि 5 दिसंबर को, और ये जंग अखबार का हर कोई ऐसी चीज़ उठा लें जिसमें आपको जंग ना नज़र आए, ये करते हैं। तो उन्होंने किसी भी पोर्शन को नहीं छोड़ा। जस्टिस काजी फायज ईसा ने पूरी कानून नाफिज करने वाले इदारों की खामियां बताई हैं, पॉलिटिशियंस की बताई हैं, वफाकी हुकूमत, बलोचिस्तान हुकूमत। अब मेरा ख्याल है कि चौधरी निसार साहब इसमें हुए ट्रैप। चौधरी निसार अली खान वजीर दाखिला ट्रैप हुए हैं। ये रिपोर्ट है फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ, फेडरल गवर्नमेंट के लिए चार्जशीट है। अगर कोई इसको, ये नवाज शरीफ साहब के खिलाफ चार्जशीट है, वो फेडरल गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं, हेड करते हैं, उसको पढ़ लें। अगर पूरी रिपोर्ट पढ़ें तो ये चार्जशीट है। लेकिन अच्छा, मैं इस इशू पर ना भट्टी साहब के पास जाना चाहता हूं। भट्टी साहब, ये साबर तो कह रहे हैं कि वो ट्रैप हुए हैं, लेकिन मुझे ये लगता है, बहुत सारे लोगों से भी मेरी बात हुई है जो वो बार बार कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे रोका गया। अपने बॉसेस को वो फिर बचाने की कोशिश कर रहे थे। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये आके कहना कि जी जज साहब ये सोचें कि अगर उनकी इज्जत है तो जो उनके सामने बात कर रहा है उसकी भी इज्जत है, ये एक इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश है।
असल जो इशू है, जो इस हुकूमत का नेक्सस है इन दहशत गर्दों के साथ, जिसकी वजह से पंजाब ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये लोग पकड़े नहीं गए, वो कमीशन की रिपोर्ट तो उस चीज को एक्सपोज कर रही थी, लेकिन ये बड़ी खूबसूरती से अदालत वर्सेस पॉलिटिशियन एक बनाने की कोशिश की गई और चौधरी निसार साहब ने आके अपने कायद को बचाने की कोशिश की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मौजू को तब्दील करके। अच्छा समी साहब, गुजारिश है जो निसार साहब ने फरमाया कि जज साहब को सोच समझना चाहिए कि जो उनके सामने खड़ा उसकी भी इज्जत है, मैं इस फिक्रे से मुतमईन हूँ, मेरे ख्याल में ये फिक्रा ठीक है। लेकिन इस पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है जिनका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, नेशनल एक्शन प्लान पे हर तरीके से जिम्मेदारी कराना उनकी जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल में इन्होंने चौधरी निसार साहब थोड़े से जज्बाती आदमी है, पुश करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी कि हुकूमत के खिलाफ। पहले तो इमरान खान कहता था कि बैड गवर्नर बेड़ा गर्क हो गया, तबाह हो गया, ये सिर्फ अपने कारोबार की तरफ लगे है, उसने पनामा इशू नहीं दफन होने दिया, न्यूज लीग नहीं खत्म होने दिया, पीपल्स पार्टी भी कहती रही। अब फाजल जज साहब की इतनी डिटेल जजमेंट, इतनी तफसीलन गुफ्तगू के हर बड़े से बड़े पॉइंट से लेके बिल्कुल बरी बीनी से उन्होंने जो जायजा लिया है, हुकूमत को चाहिए था इस पे अपनी कमियों कोताहियों को पूरा करते और अदलिया से ताउन करते हुए ये अपनी नेशनल एक्शन प्लान को बेहतर बताते ताकि लोगों की जानो माल की हिफाजत यकीनी हो जाती। मगर उन्होंने चौधरी निसार को इस तरीके से ट्रैप करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के अदलिया को एक तरफ कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की, जैसे उनके साथ खुदा ना हास्ता बहुत बड़ा जुल्म हो गया। इससे पहले मेरा सवाल है आपसे, इतने छोटे दूध पीते बच्चे हैं कि ट्रैप हो जाते हैं आके बड़ी आसानी से, ये ऐसा कैसे, ऐसा ट्रैप जिसमें उनके लीडरान का ही फायदा है, उनकी अपनी पार्टी का ही फायदा है, मुझे तो नहीं समझ आती कि ये किस किस्म का ट्रैप है। अच्छा, यही बात मैं आपसे सुनना चाहता था। ये बात है ना, मेरे जैसा नलायक आदमी कभी कभार काम दिखा जाता है, मैंने जान के आपको कहा है। इसका मतलब है कि फिर चौधरी निसार साहब डबल गेम करते हैं। तो एक आदमी आता है गलत होता है, उसको कहता है यार मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, दूसरे आदमी ने गलती की है, उसने कहा तुम ठीक कह रहे हो, और दूसरी पार्टी का आदमी आ जाता है कहता है जी उस आदमी ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है, कहता है आप भी ठीक कह रहे हो, और तीसरा बैठा होता है कहता है यार आपने दोनों को ही कह दिया तू भी ठीक है तू भी ठीक है, कहते तुम भी ठीक हो। तो चौधरी निसार साहब को भी चाहिए अपने आप को बिल्कुल क्लियर करे। नवाज शरीफ को बचाने के लिए कभी वो रहील शरीफ को कहते हैं ये एग्रीमेंट हो गया, कभी ये इनको को आके कुछ कहते हैं। उन्हें मिनिस्टर इंटीरियर बनना चाहिए, उन पर बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी है। उन्हें नवाज शरीफ की तरफ उठने वाली उंगलियों को नवाज शरीफ को ही जवाब देना चाहिए। उन्हें यह कहना चाहिए कि बाकर नजफी की रिपोर्ट क्यों नहीं आई। दरअसल जो आपने फरमाया ना, ये जो इतनी मर्जी चार्जशीट है कि इसमें होने वाली दहशत गर्दियों की हुकूमत की कोताहियां कहाँ कहाँ उसको पिन पॉइंट किया गया, उसको किसी को सजा देने के लिए किया, इसलिए किया गया है जस्टिस ईसा साहब ने कि ताकि आइंदा लोगों की जिंदगी, जान माल और पाकिस्तान महफूज हो सके। लेकिन ना जाने हुकूमत हर चीज को सियासत में क्यों मुलवस कर लेती है। अगर चीफ जस्टिस आता तो उसको कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जाती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती है उसको होती है। इन्हें एक अपना अरबों रुपया बचाने के लिए पूरे लोगों की जिंदगी दांव पे लगाते हैं और अदारों को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। खुदारा होश के नाहन लेने चाहिए। देखिए, असल तो बात ये थी कि जो पंजाब में ऑपरेशन नहीं शुरू हो रहा, जो तमाम आप राना सनाउल्लाह की मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूँ, उनकी स्टेटमेंट्स दिखा सकता हूँ, उनके कालेदम तंजीमों के साथ उनके ताल्लुक हम साबित कर सकते हैं, बता सकते हैं। जो बड़ा दहशतगर्द अलकायदा का पकड़ा गया, कोई फैसलाबाद से पकड़ा गया, यूसुफ रजा गिलानी साहब का बच्चा अगवा होता है तो वो 2 महीने फैसलाबाद से रह के जाता है। कराची में अगर चीफ जस्टिस साहब का बेटा सिंध हाईकोर्ट का अगवा होता है तो वो पंजाब से गुजर के आगे जाता है। तो ये जो जस्टिस फायज ईसा की रिपोर्ट थी, नेशनल एक्शन प्लान, वो तो बुनियादी तौर पर उस चीज को हाईलाइट कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ने एक नया काम करके फिर अपने उन अलाइज को बचाने की, अपने उन राब्तों को बचाने की कोशिश नहीं की। लोगों को, कौम को फिर एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के एक नए इशू की तरफ धकेलने की कोशिश नहीं की। देखें, जनवरी में मुकदमा दोबारा शुरू हो जाएंगे, पनामा केस भी सुप्रीम कोर्ट में होगा। ये जो कादी फायज ईसा साहब की, जस्टिस कादी फायज ईसा की रिपोर्ट है, ये भी ओपन कोर्ट में आएगी, दोबारा हेयरिंग होगी। तो जब ये केस आगे बढ़ेंगे तो मुस्लिम लीग नवाज तो बहुत प्यारे से, बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजिकली वो सही खेल रही है जुडिशरी को दबाव में लाने के लिए, जुडिशरी को अंडर प्रेशर रखने के लिए ये काम किया गया है। और जहाँ तक बात है, आप छोटी सी
आपने देखा होगा पनामा जैसे ही शुरू हुआ एक अमेंडमेंट भी उन्होंने सबमिट की हुई है आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत। उसमें अमेंडमेंट के जनाब अगर कोई सो मोटो एक्शन के तहत कोई फैसला आता है तो उसके खिलाफ अपील हो सकेगी और उससे बड़ा बेंच सुनेगा और वो जज नहीं होंगे जो पहले से। तो ये तमाम जजेस को मुतनाज़ खुद बना रहे हैं, खुद प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये तो एक स्ट्रेटेजी के तहत वो चल रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा चौधरी निसार, आप ये देखें कि चौधरी निसार अली खान से वज़ीर आज़म साहब भी तंग हैं। चौधरी निसार साहब ठीक है देते हैं, तंग नहीं है कोई भी। ये तंग होता तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बात तो बताएं और वज़ीर आज़म साहब वज़ीर आला साहब से मुलाकात के बाद मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि चौधरी निसार अली खान साहब पे इतनी तनकीद हुई पीपल्स पार्टी की तरफ से, गो निसार गो के नारे, कभी कोई स्टेटमेंट आई, कभी कोई वजीर आया, कोई सीनियर वजीर, कोई तगड़ा वजीर मैदान में, या कोई पीएम हाउस की तरफ से कोई बयान आ गया हो चौधरी निसार अली खान की फेवर में? बिल्कुल नहीं आया। निकाला भी तो नहीं ना चौधरी निसार अली खान को, सुने ना मैं बताता हूं, हटाया भी तो नहीं चौधरी से, प्रोटेक्ट तो किया पूरी तरह उन्होंने। सुन तो लें, पीपल्स पार्टी भी वही मुतालबा कर रही है और चौधरी निसार साहब को लड़ाया भी सुप्रीम कोर्ट से जा रहा है। नहीं ये तो अब आप देखें, ये मैं ब्रेक में मुझे जाना है, लेकिन मैं नहीं ये मानता कि ये कोई लड़ाई चौधरी निसार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट करने की कोशिश। ही इज पार्ट ऑफ द फेडरल कैबिनेट। ये नवाज शरीफ गवर्नमेंट सारी की सारी काम कर रही है। ये बात चौधरी निसार अली खान साहब को समझनी चाहिए ना, समझनी चाहिए। और ये बुनियादी तौर पर जो एक मसला है जिसमें नेक्सस एक्सपोज होता है इस हुकूमत का, जो कालेदम तंजीमें हैं उनके साथ, और यही वजह है कि पंजाब में आज तक रेंजर्स को नहीं जाने दिया गया। फिर उस मामले से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। हमने तो आपको रहमत शाह अफरीदी की गुफ्तगू भी सुना दी जिसमें उसामा बिन लादेन के हाथ पांव पकड़े नवाज शरीफ साहब ने और कहा कि तुसी हो सारा कुछ साडा एंड आई आल्सो लव जहाद। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आईजी सिंध को क्यों तब्दील किया गया, एक दयानतदार फर्ज शनास अफसर को जिसने बदीन में जो एक वहां पर बड़ी शख्सियत के दोस्त एक एसपी के जरिए जो कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, जब उनको रोका गया तो एक दयानतदार ऑफिसर को वहां से भगा दिया गया। लेकिन यह सब एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। एक तरफ तो आपने देखा कि किस तरह जो नेक्सस है वफाकी हुकूमत का कालेदम तंजीमों के साथ, उसको किस तरह छुपाया जा रहा है, उसको किस तरह डाइवर्जन की जा रही है, और दूसरी तरफ सिंध में जो आईजी हैं उनको तब्दील कर दिया गया। बज़ाहिर वो रुखसत पे गए हैं और फौरी जाने की जो वजह मुझे जो सोर्सेज ने बताई है वो ये है कि बदीन में इसमें नाम आ रहा है जनाब को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी का। उनके एक दोस्त ने वहाँ पर एसपी साहब को फ़ोन करके जो गन्ने के काश्तकार हैं उनको हरासा करके अपनी मिल के लिए गन्ना लेने की कोशिश की, और इस पर जो एडी ख्वाजा हैं उन्होंने नोटिस लिया, उन्होंने एसपी को मना किया, जिस पर बड़ी तलख कलामी हुई जनाब जरदारी साहब के उस दोस्त की। और उसके बाद फिर दुबई से ये हदायत आई है कि जनाब उनको वहाँ से तब्दील कर दिया जाए। इससे पहले भी 1 महीना पहले क्लिफ्टन में को असला बरामद हुआ था निसार मुराई साहब के घर से, वो मामला भी बड़ा ख़राब हुआ। फिर कुछ मेरिट पर तैनातियाँ हुई, 10,000 लोग पुलिस में भर्ती हुए, तो उस पर भी बड़ा एतराज़ था हुक्मरान ख़ानदान को कि ये आपने मेरिट पर नहीं करना था, सिलेक्शन होनी चाहिए थी उनकी रिकमेंडेशंस पर। ये सारी चीज़ें मिलके तो फौरी तौर पर अब ये जो बदीन वाला वाक़या हुआ उनको वहाँ से भेज दिया गया। साबिर, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुराद अली शाह साहब भी इससे अनहैप्पी हैं और बिलावल भुट्टो के लिए ये टेस्ट है। वो ये दावा करते थे कि सिंध में तब्दीली आ गई है और जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी। अब जो कुछ हो रहा है वो उनके वालिद साहब के दोस्तों ने सब कुछ किया कराया। तो क्या बिलावल अगर इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके और जो ऑनेस्ट लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको वहाँ पर बरकरार रख सके, तो ये कहा जाता है कि उनकी सियासत के लिए ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी, वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। और अगर वो यहाँ पर उन्होंने असर्ट नहीं किया और वही होने दिया जो ऊपर से किया जा रहा है, तो फिर उनकी जो हैसियत है उसके ऊपर बड़े सवालिया निशान आएंगे। देखिए, जरदारी साहब 23 दिसंबर को पाकिस्तान आ जाएंगे और उसके बाद मैं तो इस चीज़ को नहीं समझता जो कहा जाता है कि बिलावल भुट्टो साहब की कोई और पॉलिसी और आसिफ अली जरदारी साहब की कोई और पॉलिसी है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों के दरमियान बहुत गैर मामूली किस्म की अंडरस्टैंडिंग है। वो पॉलिटिकल मूव करते हैं, सलाह मशवरे के बाद करते हैं। 23 दिसंबर को जरदारी साहब वापस आ जाएंगे और अब फिर तमाम तर तवज्जो के मरकज़ जो हैं वो जरदारी साहब होंगे और लामहल्ला होना भी चाहिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस जरदारी साहब के पास है वो बिलावल भुट्टो के पास बिल्कुल नहीं है। किस चीज़ वो खुद भी कह चुके हैं कि बिलावल भुट्टो इस वक्त एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स का, क्योंकि वो अभी तक असेंबली में नहीं आए बिलावल भुट्टो साहब। ठीक, ना सूबाई असेंबली में आए, ना कोई इलेक्शन लड़ा, ना कोई भट्टी साहब हंस रहे हैं,
जरदारी साहब पे आप देखें, जरदारी साहब पे आप जितना मर्जी तनकीद करें, जितना मर्जी हंसें, लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को अगर कोई बंदा सही तौर पे समझा और जिसने रूल किया और पीपल्स पार्टी को वो पूरे मुल्क में अगर इख्तदार मिला, जो काम ज़िया-उल-हक ना कर सका, जो काम ज़िया-उल-हक ना कर सका, ये दूसरी राय है जिसने पार्टी में देखे जो पार्टी में ये दूसरी राय जो करप्शन है पार्टी में। अच्छा बहरहाल मैं भट्टी साहब के पास सुने ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर रहे तो वो सिर्फ उनकी एक फेडरल गवर्नमेंट थी और सूबों में चारों सूबों में मिली। भट्टी साहब के पास जाने थे, सिर्फ 1.5 मिनट रह गया, फिर वो खफा हो जाएंगे आपसे, आपको कहेंगे मुझे बात। भट्टी साहब ये अब कहा तो ये जा रहा है कि जरदारी साहब तो वो अपनी बात सच साबित करने के लिए आ रहे हैं कि हम लोग यहीं पर रहेंगे और वो जो जाने वाले हैं वो चले जाएंगे। अब वो तो उन्हीं को दिखाने के लिए आ रहे हैं कि देखो मैंने कहा था वो सब चले जाएंगे और देखो मैं आ गया और मैं मौजूद हूं। अच्छा समी साहब, जो आप फरमा रहे थे ना कि उनके एक दोस्त ने उधर कास्ट पे कहा, ये वही दोस्त है जिसको वो जुल्फ़िकार मिर्जा को जिसने कहा था कि ये शुगर मिले दे दे। बिल्कुल सही। अच्छा साबर साहब ने ठीक कहा है, बिलावल साहब और जरदारी साहब में बहुत कोऑर्डिनेशन है। मेरा बेटा जब छोटा पैदा हुआ था ना, मैं बड़ा जोर लगाता था, बेटा बोलो पापा पापा। उसने एक दिन कहा पापा, मैं बड़ा खुश हुआ। फिर मैंने कहा बेटा को अल्लाह अल्लाह, मैं बड़ा खुश हुआ। लिहाजा अंडरस्टैंडिंग तो है। हाँ, आपकी बात है कि जरदारी साहब तकरीबन 14 जून 2015 को पाकिस्तान छोड़ के गए, ईंट से ईंट बजाने के लिए गए। जर्नैल रहेंगे नहीं, तुम 3 साल हो, मैं नहीं रहूंगा। अब उन्हें डॉक्टर ने इजाजत दी है पाकिस्तान आने की, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर उन्हें अमेरिका के 18 घंटे के ट्रैवलिंग से नहीं रोक रहे थे। ठीक है, लंदन के 8 घंटे की ट्रैवल से नहीं रोक रहे थे। अब लिहाजा वो पाकिस्तान आ रहे हैं, सियासत पे असर तो पड़ेगा। भट्टी साहब मैं आपका बड़ा पड़ चुका है, लेकिन जरदारी साहब ने साबित तो किया ना। ठीक है, जो साबित किया है वो उन्होंने कर दिया साबित। अब जो जिनको साबित करने के लिए आ रहे हैं वो जाने और जरदारी साहब जाने। हमारा आज का रिपोर्टर यहाँ पे खत्म होता है, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।